नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। इस बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के नूंह जिले में खनन माफियाओं की हैवानियत सामने आई है, जहां खनन माफियाओं ने नूंह जिले के तावड़ू में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर मौत के मामले में हरियाणा पुलिस अधिकारियों ने चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं। एडीजी ने भी बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर वो कुछ ही पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे थे। ऐसे में प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था और खनन माफियाओं के बुलंद हौसले के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? खनन माफियाओं के बुलंद हौसले का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि उन्हें खाकी का भी कोई खौफ नहीं है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हरियाणा के मेवात में खनन माफिया लगातार गुंडागर्दी पर उतारू हैं, और मेवात की ही बात नहीं है, पूरे हरियाणा में खनन माफिया सक्रिय हैं और इनको प्रशासन से लेकर सरकार भी रोकने में नाकाम रही है। बड़ा सवाल है कि अब तक के हरियाणा के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है कि जब किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पर ही डंपर चढ़ा दिया गया हो। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की इस घटना में कुचलकर मौत हो गई है और खनन माफियाओं ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मेवात में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आई है। माफियाओं ने तेज रफ्तार डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे में डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके पास कोई बैकअप यानी कोई पुलिस बल नहीं था। माफियाओं को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है जो वो कोई भी वारदात करने से डरते ही नहीं। मंगलवार को हरियाणा के नूंह जिले के पचगांव इलाके में डंपर की चपेट में आकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनके छोटे भाई अशोक ने बताया कि वो इसी साल रिटायर होने वाले थे। बोला सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की। अगली वीक देखूंगा, क्या पता भगवान को क्या मंजूर। रिटायरमेंट इसी साल नहीं, तनाव की तो कोई बात, तो पुलिस में तो तनाव आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे। तनाव तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे, नौकरी पर कभी हाँ, और नौकरी वफादार भी थे, पंक्चुअल भी थे टाइम में। कभी उन्होंने घर में इतने कई बार इतना गुस्से हो जाएगा, टाइम अगर थोड़ा भी होगा ना, मेरे को इस टाइम पहुंचना है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र सिंह अपने पुलिस वाहन से बाहर निकले और निरीक्षण करने लगे। इस बीच तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। हरियाणा में ये मामला अब गर्म होता दिखाई दे रहा है। मामले के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौत पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हम इलाके में पुलिस बल और तैनात करेंगे और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही मृतक डीएसपी को शहीद का दर्जा देने की बात कही। इसके अलावा डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिजनों को 1 करोड़ की राहत राशि देने की बात भी कही है। वहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। क्या कुछ कहा है सीएम ने, सुनिए। हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यही पास के नूंह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद एक घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं।
डीजीपी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेश में माफियाओं की बढ़ती गुंडागर्दी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो। कुल मिलाकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही कानून के लिए हरियाणा में सक्रिय माफिया एक चुनौती भी बनते जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि मनोहर सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में लगातार खनन माफिया अपनी जो रेखा है वो बढ़ाते जा रहे हैं, जो अपना दायरा है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, इसी पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी पैनलिस्ट का परिचय आपसे करा दूं। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सत्यव्रत जी आपसे है, बीजेपी की सरकार में आखिरकार खनन माफिया बेलगाम क्यों हो रहे हैं? संरक्षण किस के द्वारा उनको दिया जा रहा है और लगाम क्यों नहीं लग रही? एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है जब वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं। सवाल सरकार से है, सरकार आपकी है, जवाब आपका ही बनता है। जी, सबसे पहले तो मैं इस आज दुखद घटना में जो है शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और उनके परिवार को सरकार की जो सहायता मिली है उसके साथ साथ मैं अपनी संवेदनाएं भी उस परिवार के साथ व्यक्त करता हूं। और जिस को मैंने आज दोपहर जब ये घटना सुनी जी, और पहली मेरी प्रतिक्रिया एक किसी चैनल पर थी, तो मैंने निश्चित था कि ये अपराधियों की पहली नहीं अंतिम घटना है, और जब एक समय आता है कि उससे अधिक क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, वो अंतिम है और इस पर कार्रवाई होगी। और मेरे उस चैनल पर बात रखते रखते उन्हीं ने समाचार दिया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी और एडीजीपी को मेवात के लिए रवाना किया है और सख्त कार्रवाई करने के आदेश। ये सुनकर मुझे लगा कि वास्तव में हम जैसा सोचते हैं वैसा ऊपर भी है, और मेरे पास अभी पुख्ता तो नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि कार्रवाई शुरू हो गई, और उस कार्रवाई के परिणाम जब तक ऑथेंटिक नहीं हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिणाम आने लग गए हैं। एक पहली जो प्रतिक्रिया है उसके रूप में मैं इतना कहूंगा कि ये अपराधियों को बैड एलिमेंट्स की ये अंतिम घटना है। इसके बाद कार्रवाई पुलिस की ओर से होगी, प्रशासन की ओर से होगी। अब माफियाओं को देखने के और बचाव का कोई मुद्दा और उनकी ऐसी अवस्था नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से आज सत्यव्रत जी वो बात ठीक है कि बीजेपी की तमाम प्रशासन को जो एक चेतावनी दी है, एक चैलेंज किया है, उसको हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा के पुलिस प्रशासन ने स्वीकार किया है, और उस चैलेंज को लेकर आज हम अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और ये आज पहला नहीं है, आप कल का भी समाचार सुनेंगे जिस प्रकार से अपराधियों ने हमारे सत्यव्रत जी कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे और भी सवाल करूंगा, आप परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायकों को धमकी दी जा रही है
और आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होंगे? इस सवाल पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ केवल ढींगरा साहब हैं। केवल ढींगरा साहब, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप, और कांग्रेस का क्या पक्ष है, क्योंकि लगातार आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जिस हरियाणा सरकार के अंदर मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, उनकी भी सेंध लग जाती है। जिस प्रदेश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश के अंदर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, आम और आमजन भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वहां सरकार भी है? दिन दिहाड़े माइनिंग हो रही थी वहां पे, और जिन लोगों का संरक्षण में माइनिंग हो रही थी, जिन लोगों का जो संरक्षण किया जा रहा था, वो लोग कौन है? असली तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इसके पीछे, माइनिंग के पीछे कौन सा माफिया है। ये करीबन आप हिमालय जितना है, पचूला से लेके और अरावली तक, ये कौन लोग माइनिंग करवा रहे हैं? वो दिन दिहाड़े की माइनिंग हो रही है और रात के अंधेरे में भी माइनिंग हो रही है, और वो अवैध शिमला अवैध माइनिंग का है। आपको याद होगा, डाडन का मामला था अवैध माइनिंग का, जिसके अंदर कई लोग दब गए थे, और उसका मामला विधानसभा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापारियों को, आमजन को, एमएलए को, जो रोज का रोज पुलिस को इस तरीके से धमकियां लोगों की तरफ से, माफियाओं की तरफ से आ रही है, सबसे बड़ा वो मामला है। कहते हैं कि हमने वहां पे आज जो है उसको संज्ञान लिया, होम मिनिस्टर ने संज्ञान लिया। अब रोज की घटनाओं में कौन संज्ञान ले रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? इन लोगों की देखिए, एक एमएलए पटौदी का है। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी ही जिम्मेदार है, डाडम की माइनिंग का आपने जिक्र किया और तमाम बातों का भी आपने जिक्र किया। वीरेंद्र सोनी जी, लगातार बेखौफ खनन माफिया प्रदेश में सक्रिय हैं, और पुलिस कर्मियों पर, बड़े बड़े अधिकारियों पर वो इस तरीके से डंपर चला देते हैं, डंपर चढ़ा देते हैं, और उनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। ऐसे में पूरे सिस्टम में फेल्यूर किस नजरिए से आप देखते हैं? सिस्टम फेल्यूर देखते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स देखते हैं प्रदेश में, और सरकार को इसमें क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, ये घटना बड़ी दुखद है और सरकार की चुनौती है। विपक्ष को एक अनायास मुद्दा मिल गया और विपक्ष इसको बनाने का प्रयास करेगा, और हर तरफ से कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की ये कोशिश हो रही है। तो सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं कोई खामी अवश्य है। देखिए, ना हो जाने के बाद मुस्तैदी दिखाना, इस तरह की कार्रवाई करना, एक सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है, हर सरकार करती रही है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस माफिया को राजनीतिक संरक्षण पहले भी था, अब भी है, और अभी तक ये केवल हरियाणा की समस्या नहीं है, पड़ोसी राज्यों में देखोगे वहां भी ऐसी समस्या है। खनन माफिया इतना प्रभावशाली है कि वो राजनीतिज्ञों को प्रभावित करता है। कोई भी सरकार रही हो, चाहे पूर्व की सरकार हो, चाहे अब की सरकार हो, अब की सरकार में भी उनके बड़े पैरोकार हैं, पहले वाली सरकारों में भी रहा। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि इसके लिए सरकार के लिए चुनौती है। कानून व्यवस्था का निश्चित ही बड़ा चिंता का मुद्दा है, और बड़ा सबको जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चाहे विधायकों की उसको मिलने वाली धमकियां हो, चाहे ये मुद्दा हो, तो इस तरह। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। एक तरह की ये कई तरह की घटनाएं हैं। अब इस समय कानून व्यवस्था सबसे बड़ा प्राथमिकता है। सरकार इस बात को समझती है। मुख्यमंत्री काफी गंभीरता इस मामले पर रहते हैं, गृह मंत्री अनिल विज जी भी प्राथमिकता रहती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री के पास काफी विभाग हैं, उसमें खुफिया तंत्र उनके पास है, गृह विभाग अनिल विज जी के पास है, लेकिन क्या वो उतने प्रभावशाली गृह मंत्री हैं? तो ये सब बातें हैं जो राजनीतिक कारण भी हैं इसके। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ये मुद्दा जो है काफी चिंता का विषय है। सरकार इस मामले में कैसे निपटेगी? देखिए, सरकार हर बात कुछ समय के बाद सब लोग घटनाएं को भूल जाते हैं। सरकार की उनको 1 करोड़ रुपया देकर, सरकारी नौकरी का आश्वासन देकर ये सब बातें होती हैं। लेकिन मूल मुद्दा है कि इस समय हरियाणा में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को अपने स्तर पर विश्लेषण करने की जरूरत है, कहां खामी है, पुलिस तंत्र में कहां खामी है,
और अपराधियों पर किस तरह अंकुश लगाया जाए, क्योंकि घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और ये बढ़ेंगी और इन पर अंकुश ही लगाया जाना है। सरकार को इस मामले में और मुस्तैदी दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सत्यव्रत जी, सवाल यही है कि आखिर प्रदेश में जो कानून का जो खौफ है वो माफियाओं में क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, सरकार का कहां फेल्यूर हो रहा है? क्यों आखिर समय रहते कार्रवाई नहीं की जा रही? आखिर सक्रिय क्यों है प्रदेश में इस तरीके के खनन माफिया? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सोनीपत में अवैध खनन करने वाले गिरोह ने स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम पर हमला किया था। इस घटना में एएसआई की वर्दी तक फाड़ दी गई थी और सिपाही को जमकर पिटाई की गई थी। आखिर जब सिपाही के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ ये कुछ होगा तो सरकार से सवाल तो बनता है ना, और उसमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये फर्स्ट एंड लास्ट घटना कहने से तो सर ये चीजें नहीं सुधरने वाली हैं, इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। केवल राहत दे देना घटना के बाद ही एक ठोस समाधान नहीं है। देखिए सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, निश्चित रूप से आज सरकार को, प्रशासन को एक चैलेंज अपराधियों की ओर से आया है और मैं फिर बोलना चाहता हूं कि इस चैलेंज को हरियाणा के पुलिस प्रशासन ने स्वीकार किया है और यदि मैं सच हूं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। और शुरू के बाद में कितनी लंबी चलेगी ये अंतिम घटना अपराधियों की ओर से है। रही बात संरक्षण किनका है, मैं समझता हूं कि सरकार के अंदर बैठा कोई व्यक्ति अपराधियों को संरक्षक नहीं देता। संरक्षण उनको मिलता है जो वो मोटे हो जाते हैं। और इस सरकार से पहले भी इस प्रकार के अवैध धंधों में बहुत लोगों ने मोटी कमाई और मोटी चमड़ी बनाई हुई है और उनकी जब तक वो मोटी चमड़ी और मोटी दमड़ी बारीक नहीं होती तब तक उन पर थोड़ा सा समय लगेगा और अब समय आ गया है। निश्चित रूप से सरकार के अंदर बैठे किसी व्यक्ति का इसके ऊपर कोई आरोप लगा देना एक बात है, लेकिन उसकी संलिप्तता नहीं मिलेगी। और निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले उनकी कार्रवाई के करते उठते हैं। आप निश्चित मानिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब आज हरियाणा के अंदर हर प्रकार के अपराध को सीएम फ्लैंक्स के माध्यम से रोज रोज आप मीडिया के अंदर सुनेंगे कि 10-20 घटनाएं, 10-20 अपराधियों को उनको पकड़ा जाता है। तो पकड़ा जाता है तो चर्चा बनती है और चर्चा होगी क्यों? क्योंकि कुछ कार्रवाई हो रही है। ठीक है सत्यव्रत जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं है, पूर्व की सरकारें भी रही हैं और उस तरीके से वो सक्रियता को बढ़ा रही है माफियाओं के, यानी कि कांग्रेस की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है। आपका इनडायरेक्टली यही कहना है। केवल ढींगरा साहब से ही पूछ लेते हैं। ढींगरा साहब, क्या पूर्व की सरकारों की तरफ से ये माफिया चल रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया, बड़ी हास्यास्पद बात है ये। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा के उनके 5 लोग घर पे जाते हैं और वो घर पे जाके जो लोग वहां पे रहते हैं उनके घर पे उनको पीटते हैं और धमकी देते कि आप अपने एमएलए को कहना बाल नहीं तो मुझसे वाला जैसा हाल कर देंगे। तो ये लोग कौन है जो इस तरह के काम कर रहे हैं? ये 100% एक क्रिमिनल्स है जो हमारे हरियाणा के अंदर लगातार पनप रहे हैं, क्योंकि मुझसे वाला से लगे एमएलए का इलेक्शन लड़ा उन्होंने। लेकिन हरियाणा के अंदर कई स्टेटों से और हरियाणा के अंदर भी कई जगहों से जो ऐसी घटनाओं का जिक्र हो रहा है, जिस तरह 6 एमएलए के घर पे या उनके फोन पे उनको धमकी मिली है, तो कौन सा बीजेपी ने एक्शन लिया अभी तक? कौन सा इस सरकार ने एक्शन लिया? कहीं नहीं पता। और मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री की खुद की सुरक्षा में सेंध लग गई। एक एफआईआर दर्ज करके उसके बारे में कल सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप क्या कार्रवाई की गई? आपको कम से कम अपडेट रहो, जितना हो गया उसको स्वीकार करो, जो नहीं हुआ उस पर एक्शन की बात करो, लेकिन जो हो गया उसको नकारो मत। कल की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन ने विधायकों को धमकी देने वाले सिस्टम में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। आपको जानकारी के साथ आप कहीं और रहते हो। ये सही बात है और मुझे लगता है जब इसकी पड़ताल नहीं करेगा वो सीबीआई कर सकती है या
जुडिशियल इंक्वायरी कर सकती है, या हमारी जो दूसरी ठीक है संस्था ढींगरा जो साहब, है, ठीक है जो सत्यव्रत जी, ये जो मानते हैं कि कर कानून सकती को है। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, सक्रिय है माफिया हरियाणा में जगह जगह, क्योंकि ये घटना अब तक के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में एक बड़ी घटना है। कौन सा संरक्षण वाले लोग हैं, हमें पता मैं लगेगा। इसको शुरू से मान रहा हूँ कि हरियाणा के लिए एक चुनौती है। हरियाणा के प्रशासन को चुनौती ठीक है, दी और बिल्कुल उन्होंने सोनी स्वीकार किया, ठीक। और निश्चित रूप से इसके ऊपर रात ढलने से पहले कार्रवाई हो भी गई और परिणाम भी आ गया। आपके मीडिया तंत्र से यदि आप पता करेंगे तो अपराधियों के गले तक, सीने तक पहुंच गई है पुलिस, और उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार और कुछ लोगों को जो जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने की तैयारी अपराधियों के गले पुलिस तक प्रशासन कर रहा है। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन के लिए आज प्रोत्साहन की बात नहीं है। जो कल घटनाएं हुई थी अब तक विधायकों को जो सत्यव्रत जी, यही तो सवाल है कि घटना होने के बाद कार्रवाई होती है, पहले वो सब सक्रिय रहते हैं, पहले सक्रिय रहते हैं, उसके बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, फिर कार्रवाई की बात की जाती है। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, वीरेंद्र सोनी जी, लगातार घटना होती है, उसके बाद कार्रवाई के बाद सरकार की तरफ से कही जाती है, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं। अगर सरकार सही समय पर कदम उठाती या इन माफियाओं पर लगाम कसती तो शायद आज ये इतनी बड़ी घटना निकलकर सामने नहीं आती। सहयोग के कारण हो रहे। बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, ये गठबंधन सरकार है, गठबंधन की कई मजबूरियां हैं, कई बातें जो है समर्थन के साथ समर्पण भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार में बैठों के लोगों का समर्पण भी है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता वो अपना पक्ष रखेंगे, अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन लोगों में चर्चा है, लोग इस बात को मानते हैं कि सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं अपराधों पर नियंत्रण में कहीं ना कहीं कमी है। इसके कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, शराब माफिया सक्रिय हो रहा है, खनन माफिया सक्रिय हो रहा है, और विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बीच को विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कमी कहां है, चूक कहां है, और इसको पर कैसे प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। एक असंध के विधायक ने मुख्यमंत्री जी से बात की, असंध के निजी अस्पताल में काफी गोलियां चलाई गई। तो हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री बहुत ही ज्यादा परिपक्व हैं, बड़े उनका बारीकी से अध्ययन रहता है, हर घटना पर रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस विधायक से पूछा, हालांकि उनका गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, कि यहां पर ये घटना कब हुई। तो इसका मतलब है कि या तो अधिकारी मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं देते, या मुख्यमंत्री पर अन्य विभागों का इतना अधिक दबाव है। हर मुख्यमंत्री की अपनी कार्य प्रणाली रहती है। बंसीलाल जी के बारे में कहा जाता था, वो रात को सभी डीसी से और एसपी से बात करके सोते थे, हर घटना का फीडबैक लेते थे। अब यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास कई तरह की उन पे राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, विश्वस्तताएं हो सकती हैं, और यह भी हो सकता है कि अधिकारी उनको पूरी घटना की जानकारी ना देते हो। इस तरह के भी कई बातें हो सकती हैं। तो ये एक हर मुख्यमंत्री की अपनी अपनी कार्य प्रणाली है, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी, इस समय हरियाणा के हर आदमी में, हर व्यक्ति में इस बात की चर्चा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दा जो है बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और पुलिस प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त बनाना होगा, और अपराधियों पर जिस तरह के अपराधी बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगानी होगी। ठीक है सत्यव्रत जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, अब आने वाले समय में हरियाणा में इस तरीके की माफियाओं के द्वारा घटनाएं सामने नहीं आएंगी, कानून को चुनौती देते हुए माफिया नहीं नजर आएंगे, क्या आश्वस्त करते हैं आप? सौरभ जी, आखिर तो आपके सिस्टम ने न तो सुनने दिया न सुनाया कुछ जी। हम जो कहना चाह रहे हैं कि आज जिस स्वर्गीय डीएसपी की कार्रवाई थी वो खनन माफिया के साथ थी कि उसके विरोध में थी? आखिर सरकार कार्रवाई किसके आधार पर करती है? पुलिस के आधार पर, प्रशासन के आधार पर? यदि सरकार प्रशासन उस पर तुष्ट नहीं होता तो वहां डीएसपी नहीं जाता। सर यही तो कहना है कि 3 से 4 पुलिसकर्मी उनके साथ हैं और पुलिस फोर्स नहीं है, बैकअप प्लान नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है ना सर यहाँ पर। देखिए, मैं जो कह रहा हूं आप उसको सुनिए पहले, कि सरकार की उन कामों पर नजर नहीं है या सरकारी तंत्र उस पर काम नहीं कर रहा। यह विषय अलग है कि वो बैकअप था कि नहीं था, क्या हुआ, लेकिन सरकार की नजर थी। सरकार ने अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही कार्रवाई करनी होती है, वो सिविल व्यक्तियों को नहीं करते, और पुलिस प्रशासन वहां था। हाँ, ये अब जांच का विषय है कि उनके साथ घटना कैसे हुई, लेकिन घटना होने के बाद मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि ये अंतिम घटना, इसके बाद घटनाएं नहीं होंगी, प्रशासन की ओर से घटनाएं होंगी। आप आश्वस्त कर रहे हैं कि एक सामने है, फर्स्ट एंड लास्ट घटना थी, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने अपने को खोया है? सरकार के सिस्टम की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से, उन बच्चों का क्या जिनके सिर से बोल रहे हो? आप गलत बोल रहे हैं, इस शब्द को वापस लेना चाहिए आपको।
वो एक सरकारी ड्यूटी पर थे, अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, सरकार की ड्यूटी है, उसको पूरा करेगी। लेकिन सरकार के सिस्टम को नहीं कर सकते। सर ये तो मानते हैं कि सक्रिय है, वहां पर सक्रिय है कोऑर्डिनेशन की। वीरेंद्र सोनी जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। बंसीलाल जी रात में कम्युनिकेशन सरकार नहीं करता, यह प्रशासन करता है, और प्रशासन के ऊपर जांच का विषय आएगा। आप विषय को उस प्रकार से रखिए जिस प्रकार से उसकी भूमिका है। सरकार अपने तंत्र के माध्यम से कार्रवाई करती है, वो ठीक है सर। तंत्र नहीं आप पुलिस तंत्र ही अपराधियों पर अंकुश डालता है, और यदि अपराधियों ढींगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप पक्ष रखेंगे अपने सरकार के एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। सोनी साहब पहले ही कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखेंगे, ठीक बात है, आपको रखना भी चाहिए। लेकिन ढींगरा साहब का कुछ लास्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगा। ढींगरा साहब, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से सही था, सब कुछ ठीक था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, उसके बाद भी घटना, ये लास्ट रिएक्शन आपको चाहूंगा। आप फिर गलत बोल रहे हैं। ठीक है सत्यवत जी, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं ना ढींगरा साहब। गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत बात, आप गलत बात लोग नहीं। मैंने नहीं कहा कि कोऑर्डिनेशन ठीक था, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन का अभाव था, इसीलिए। लेकिन किससे करेंगे? प्रशासन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, आप ठीक है ढींगरा साहब को भी सुन लेते हैं ना, शास्त्री जी सुन लेते हैं ना, थोड़ा सा आपको भी सुना मैंने, उनको भी सुन लेते हैं। ठीक है, आप ठीक से बात रखें तो मैं ठीक से ही बात रख रहा हूँ सर, मैं ठीक से ही बात रख रहा हूँ सत्यव्रत जी। आप, मैं ठीक से ही बात रख रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपका काम जवाब देना है। ठीक है, अब ढींगरा साहब से ही पूछ लेते हैं। नहीं, आप उलझा रहे हो बातों को, आप उलझा रहे हो विषय को उलझाना नहीं, आप स्पष्ट लेकर आओ लोगों के सामने। सर इससे पहले सोनीपत में घटना हुई थी, उसमें स्पेशल एनफोर्समेंट टीम पर भी हमला किया गया। मैं आपको फैक्ट्स के साथ गिना रहा हूँ, आपके पास उस चीज को लेकर जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं आपका। गलती का परिणाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए इस घटना पर प्रशासन की भूमिका क्या रही, किस तरह के विपक्ष अपना मुद्दा बढ़ाने का प्रयास करेगा, विपक्ष इसके लाभ उठाने का प्रयास करेगा, और सरकार भी अपना बचाव करेगी, सभी अपना अपना करेंगे। लेकिन इस मूल बिंदु की ओर नहीं भूलना चाहिए कि स्थिति इस समय हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो अधिक अच्छी नहीं है, पूरी चिंता का विषय है। इस कहां कमी है, ये बैठकर सरकार के स्तर पर इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार खनन माफियाओं को संरक्षण किसका है? हर राजनीतिक दल अपना बचाव कर रहा है, हर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि हम एक्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी आश्वस्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो घटनाएं खनन माफिया लगातार सक्रिय हो रहे हैं, इसमें चिंतन की बेहद ज्यादा जरूरत है। सही समय पर अगर कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये घटना सामने नहीं आती। और ऐसे में अब आगे क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हरियाणा में क्या और खनन माफिया संरक्षित नहीं रहेंगे, क्या और खनन माफिया सक्रिय नहीं होंगे, यह प्रशासन की, सरकार की कार्रवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। उम्मीद यही करेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल यह घटना जो हुई बेहद दुखद है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।